आप अपनी बुक्स ओपन करें, चैप्टर नंबर 8। द टॉपिक नेम ऑफ चैप्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हम इसमें प्रोजेक्शन बेसिकली जितने भी थ्योरम्स करेंगे वो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी प्रोजेक्शन पे सारा काम करेंगे। लाइक फर्स्ट थ्योरम में तो आप लोगों ने जो है वो प्रूफ भी, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम जो है वो एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम है। एक में आपने पॉजिटिव प्रूफ करना है और एक में आपने नेगेटिव प्रूफ करना है। जब मैं स्टार्ट करूंगी ज़्यादा क्लियर होगा। जस्ट मैं अभी टॉपिक नेम राइट डाउन करती हूँ। टॉपिक चैप्टर नंबर 8, प्रोजेक्शन of a side of a triangle. Subtopic exercise number, theorem number 1, जिसका नेम थ्योरम नंबर 1 है। 8 पॉइंट जिस जिन्होंने थ्योरम नंबर 1 ही राइट डाउन करते हैं और सब नेम है उसका 8.1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके। मरियम, रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर, रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1, फिर उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। और मैं इसको थोड़ा नीचे ले आती हूँ ताकि आपको जिस टॉपिक के लिए ऊपर लेके आती हूँ वो मेन पोर्शन नजर आए। ओके समझ, हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अभी हम उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8 बेसिकली थ्योरम्स का पोर्शन है आपका, फर्स्ट चैप्टर है थ्योरम्स का। और ये टॉपिक नेम है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें आपने बेसिकली प्रोजेक्शन जो है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की प्रूफ करनी है और इससे रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रूफ्स हैं, वो आपने प्रूफ करने हैं। अभी हम थ्योरम नंबर 1 करने जा रहे हैं। और मरियम, रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1 और आप ही अपनी बुक्स ओपन कर लें। करें मरियम रीड? पार्ट नंबर 1 वाली पेज नंबर 172 है। In an obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle, together with twice the rectangle contained by one of the side and the projection on its of other. ओके स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट आपको बस सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है। एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ये एब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है, किसी को आइडिया है? अच्छा, एब्ट्यूस और एक्यूट एंगल्स को जो हम हम बोलें मैम, जो स्केयर साइड होती हैं वो अपोजिट होती हैं, जो सम करके उसकी स्केयर में साइड। ये प्रूफ तो बिल्कुल यही करना है समझ, लेकिन मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो एब्ट्यूस एंगल होता है, जैसे हम एक्यूट बोलते हैं और एब्ट्यूस बोलते हैं, ये दो एंगल्स होते हैं। तो इनको कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि विच एंगल इज एब्ट्यूस एंगल एंड विच एंगल इज एक्यूट एंगल? तो एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके थ्रू करते हैं। तो किसी को रिकॉल हो रहा है, ग्रेड 9 में मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया था 1.6 ये क्वेश्चन था। ये गर्ल्स वही इंस्पेक्शन टीम वाली बात हुई ना, आप ही है तो बस खामोश होके बैठ जाते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बताया ही नहीं होगा। एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल अब अपने मेमोरी में से स्टोर कर लो कि 90 डिग्रीज का रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं कि 90 डिग्री से जो एंगल बड़ा होगा, मींस 90 से कोई भी बड़ा होगा, 91 आ जाए, 92 आ जाए, 90 से बड़े 100, 121, वट एवर। तो 90 डिग्री से जो एंगल बड़ा होता है हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए, जस्ट ये जनरल क्वेश्चन था। वैसे तो आपसे यही सबसे पहले कहा गया कि इन एन एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो हमें यहाँ तक स्टेटमेंट रीड करने के बाद जो गिवन डेटा फॉर्म कर मतलब आपको पता होगा कि थ्योरम्स हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रीड करते करते उसको
हाफ हाफ पोर्शन पे डिवाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते जाते हैं। थ्योरम्स का पोर्शन होता बहुत ही आसान है। इसमें जस्ट स्टेटमेंट अगर रीड करनी जिस बच्चे को आ जाए, अंडरस्टैंड करने आ जाए, तो उसके लिए थ्योरम्स कभी भी टफ नहीं होते। तो आपने ये पहला स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट पढ़ा तो आपको माइंड में फ़ौरन ही क्लिक हो गया कि आपने एक ट्राइंगल बनानी है जो कि एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। मतलब इसका एंगल ऐसा आपका फिगर में दिखना चाहिए कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। लाइक में इसमें ट्राइंगल जो है, जगह भी रहनी चाहिए, तो चलो इतनी सी जगह पे इसे बना देते हैं। ये आपके पास क्योंकि 90 डिग्री है तो वो लेट्स सपोज अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँ, ज्योमेट्री की थी ना पोर्शन याद है, तो वो 90 डिग्री इतना होता, लेकिन ये एंगल मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया तो इट्स मीन ये 90 डिग्री से बड़ा ही शो हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो एंगल है एब्ट्यूस एंगल है, और ये आपने इसका नेम रख दिया। और साथ इसको जस्ट अपने हिंट के लिए लिख लो कि बेसिकली आपने एंगल ए को ही एब्ट्यूस बनाया है बिकॉज दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इससे आगे क्योंकि अभी स्टेटमेंट नहीं पड़ी तो मैं बात नहीं कर सकती कि क्या प्रूव करेंगे। तो आपने बना दिया कि एंगल ए जो है ट्राइंगल का वर्टेक्स ए वो एब्ट्यूस एंगल आपने शो कर दिया, और बाकी साइड्स को ज्वाइन करके आपने ट्राइंगल फॉर्म कर दी। तो गिवन का पहले जो स्टेटमेंट आपने रीड की थी उससे आपने गिवन एक पॉइंट फॉर्म कर दिया, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम आपको याद होगा गिवन हम साथ साथ इस तरह राइट डाउन करते हैं, जो जो स्टेप करते जाते होते हैं उसको राइट डाउन करते हैं, फिर आपका थ्योरम जो है वो बहुत इजी हो जाता है। आप कहेंगे ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज ब्लैक से नहीं सही लगा, ए बी सी इज obtuse एंगल, या आपने पहला स्टेप किया है obtuse एंगल ट्राइंगल where obtuse एंगल ट्राइंगल दैट इज कर लें, दैट इज मेजर एंगल ए आपको मिड में रखेंगे क्योंकि वो एंगल obtuse है, और बी और सी को आप इस कॉर्नर में रखते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज obtuse एंगल ट्राइंगल दैट इज मेजर एंगल बी ए सी। ये आपके पास क्या है, obtuse एंगल है। ठीक है, यहाँ तक आपने स्टेटमेंट रीड की और आपको ये एक गिवन का पॉइंट मिल गया। अब स्टेटमेंट को नेक्स्ट आगे तक रीड करते हैं। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द obtuse एंगल, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द obtuse एंगल। अच्छा, आपके पास जो obtuse एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड है, पहले हम इससे पहले कि हम उसके, क्योंकि ये तो कॉमा के बाद जितनी पूरी स्टेटमेंट है ना ये टू प्रूफ की है, इसलिए हम इस टू प्रूफ को लिखने से पहले कुछ नेमिंग कर लेते हैं इस ट्राइंगल की ताकि गिवन में आ जाए। आपको याद होगा साइड्स ट्राइंगल की नेम रखने के लिए हम कैसे करते हैं कि जो वर्टेक्स ए है इसके ऑपोजिट साइड जो होगी उसका नेम हमेशा स्मॉल ए रखते हैं, वर्टेक्स बी के जो ऑपोजिट साइड है उसका साइड का नेम स्मॉल बी रखते हैं, और वर्टेक्स सी के जो ऑपोजिट साइड है उसका नेम सब राइट डाउन करेंगे सी। क्यों, अब आपको याद होगा कि इसमें हमने प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट रीड करते हैं कि द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द obtuse एंगल इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द obtuse एंगल। ये मैं अभी क्योंकि प्रूफ लिखूंगी तो तब एक्सप्लेन करूंगी। विद द ट्वाइस रेक्टेंगल कंटेन वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट। अच्छा, मैं ये बेसिकली जो मैं वर्ड आपके माइंड में डालना चाहती थी आप इसको अंडरलाइन कर दें, प्रोजेक्शन को वर्ड डालना चाहती थी क्योंकि उसको यूज करके अभी हमने गिवन को कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो इट्स मीन हमें यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि जो गिवन जो प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट भी हम राइट डाउन कर लें और आगे उसको प्रूफ भी कर सकें। तो प्रोजेक्शन मैंने जो है आप देखें तो साइड जो आपके पास ए बी है, मैं इसका प्रोजेक्शन राइट डाउन करती हूँ। अच्छा, प्रोजेक्शन होता क्या है, अगर मैं इसका वर्ड उर्दू मीनिंग में लूँ ना तो जैसे एक ये आपके पास कोई लेट्स सपोज ये आपके पास कोई पोल है तो ये उसका प्रोजेक्शन है। अच्छा, मींस ये उसका साया है। तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, साए को कहते हैं। ठीक है, ये आपने अपने याद रखना है। अच्छा, मैं ड्रॉ कर रही हूँ प्रोजेक्शन, ये आपके पास प्रोजेक्शन है लेकिन किस साइड का, ये जो आपके पास है ए सी, इसका जो प्रोजेक्शन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको नेम रख दिया ए डी, और साथ मैंने सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा कि ए डी, मैयर इसको राइट डाउन कर दी, मैयर ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ AC, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने इसका ये राइट डाउन कर दिया। मेजर साइड, क्यों उसके साइड की बात हो रही है तो मेजर और ये आप ऊपर इसमें बार डाल दीजिएगा, इससे पता चल जाए। अब उसके बाद ये प्रोजेक्शन तो ड्रॉ हो गया, मैं फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। हमारी छोटी सी ट्राइंगल है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मैंने पॉइंट सी से, जो वर्टेक्स सी था इस ट्राइंगल का, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये AD यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ऑन द साइड AD बेसिकली है क्या, ऑन द साइड AD नहीं बोलूंगी, ऑन द साइड AB बोल देती हूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल AB की साइड है, बट पूरी साइड आपके पास प्रोजेक्शन की AD आ जाती है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। थर्ड जो गिवन पॉइंट है, ड्रॉ परपेंडिकुलर को पूरा वर्ड नहीं लिख रही, सिर्फ ये राइट डाउन कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर CD, और इस ये बता रही हूँ कि CD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन साइड, ये आपके पास जो साइड है AB, लेकिन ये आउटसाइड, AB साइड जो है वो इनसाइड है और परपेंडिकुलर जो है वो आउटसाइड ड्रॉ हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस तरह भी ड्रॉ किए जाते हैं परपेंडिकुलर्स। और आपको याद होगा जब हम एरियाज फाइंड करते हैं तो बास ट्राइंगल्स ऐसी होती है कि जिनका परपेंडिकुलर जो होता है वो इनसाइड आता ही नहीं, आउटसाइड भी आता है। ज्योमेट्री का पोर्शन भी याद करें तो जब हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते थे तो अक्सर परपेंडिकुलर ट्राइंगल्स के बाहर भी आते थे। तो इट्स नॉट बिग इशू। आपने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द साइड AB, ठीक है। और जस्ट अब यहाँ तक काम कर किया, इसके बाद तो हमें और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जस्ट आपने AD प्रोजेक्शन ऑफ AC किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर CD ऑन द साइड AB ड्रॉ कर दिया। और आप एक फोर्थ पॉइंट है, ये लिख लें कि आपने जो साइड्स के नेम रखे हुए हैं उनको राइट डाउन कर लें। आपने साइड AB का नेम रखा हुआ है, मेजर AB इज इक्वल्स टू C उसका नाम है, मेजर BC फिगर को देख के बस लिखते जाएं, A उसका नेम है, और मेजर AC इज इक्वल्स टू आपके पास B नेम है। और आपने नेक्स्ट आपने लेट सपोज किया, लेट आप AD जो प्रोजेक्शन है उसका नेम X रख लें, क्योंकि बुक को फॉलो करें तो हम X ही रख लेते हैं, उन्होंने X रखा हुआ है। अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, आप X रखें, Y रखें या Z रखें, कोई इशू नहीं है। लेट आपने प्रोजेक्शन का जो नेम है AD उसकी लेंथ X सपोज कर दी, और जो परपेंडिकुलर है मेजर CD उसकी लेंथ आपने H सपोज कर दी, ठीक है। ये आपके पास जो गिवन है वो हमने सबसे पहले राइट डाउन कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गिवन सबको क्लियर हुआ है? मैम ये थर्ड पॉइंट है, मैं फिर समझा दूं। समझ जी, रिपीट करने को बोल पॉइंट है थर्ड पॉइंट बस। अच्छा, थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का रीजन भी बता देती हूँ कि हमने ड्रॉ क्यों किया। आपने मैं स्टेटमेंट का वो पार्ट पढ़ती हूँ जो आपको रीजन बताएगी कि मैंने क्यों इसको ड्रॉ किया। वैसे तो ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD ऑन साइड AB के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया, लेकिन ये जो CD परपेंडिकुलर है ये साइड AB के आउटसाइड आ रहा है, इससे कोई, और आपने AB साइड को जो है वो एक्सटेंड किया था 2 पॉइंट D तक, इसमें जब प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी AD ऑफ AC की, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द साइड AB, एंड यहाँ पे आप बेशक एक वर्ड और ऐड कर दें, बेशक वो इस स्टेप को बेशक पहले लिख लें और इसको बाद में भी लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप यहाँ पे बोल दें प्रोड्यूस AB टू D, और फिर उसके बाद प्रोजेक्शन वाला लिख लें। इस पॉइंट को इस पे ले आए और इसको इस पॉइंट पे ले आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और फिर बता देंगे कि AD इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ AC। अच्छा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो गया, लेकिन ये हमने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आप अगर स्टेटमेंट का यहाँ से आगे जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है उसे यहाँ से आगे रीड आउट करें, थर्ड लाइन जो इसकी है, टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, ट्राइंगल रेक्टेंगल की वन साइड। अब रेक्टेंगल तो आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ ना करते तो आपको पता भी ना चलता कि ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म बन सकती है या नहीं। आपने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आप जरा यहाँ देखें तो ये, इसको अगर मैं पूरा इनक्लोज करूँ तो ये आपके पास क्या बन जाती है? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है। और रेक्टेंगल या स्क्वायर ये दो ऐसी शेप्स होती हैं कि जिसकी साइड्स जो होती हैं हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करती हैं। तो इट्स मीन के फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम आपको एक रेक्टेंगुलर की एक साइड चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, मस्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ऑन द ट्राइंगुलर शेप, तो फिर आप इजीली प्रूव कर सकते हैं जो आपकी स्टेटमेंट द स्क्वायर से लेके पूरी आपके एंड तक है ऑफ द अदर तक, तो वो आप जब टू प्रूफ लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की रीज़न क्या थी कि आपको चाहिए थी रेक्टेंगुलर की एक साइड। तो इस स्टेप को आप पहले लिख लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि ड्रॉ सी डी ऑन द साइड ए बी एंड ए बी प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट डी तक, और नेक्स्ट स्टेप में कह दें कि ए डी इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ साइड ए सी। फिर उसके बाद लास्ट में नेमिंग बता दें कि ये हमने इसके नेम रखे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस क्लियर? ये ओके गुड। अब टू प्रूफ पे आते हैं, और ये जो ग्रेड 10 के थ्योरम्स हैं इसमें मोस्टली जो थ्योरम्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शंस नहीं होती, आपने डायरेक्टली प्रूफ करना होता है मोस्टली, नॉट सब में लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली ऐसे थ्योरम्स हैं। और ग्रेड 10 के थ्योरम्स जब आप पढ़ेंगे तो एज कम्पेयर टू ग्रेड 9 के थ्योरम्स से बहुत ज़्यादा आसान और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं। कोई इसमें इतनी डिफिकल्ट बात, क्योंकि आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि हमने कोई ऐसे जिसमें कोई डिफिकल्ट बात की ही नहीं है। अब टू प्रूफ जो है वो आपकी पूरी स्टेटमेंट आपको इजीली बता दी जाएगी। मैं टू प्रूफ का पार्ट लिखती जाती हूँ और साथ स्टेटमेंट रीड करती जाती हूँ और फिगर से बताती जाती हूँ, आपको पता भी चलता जाएगा। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ तक पढ़े आपको ये पता चला द स्क्वायर ऑन द साइड, यानी उस साइड का हमने स्क्वायर लेना है जो कि ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ए था, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है आपके पास? BC आ रही है। तो बस हमने स्टेटमेंट का तो अभी सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड है BC, उसका हमने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। यही इन्होंने बोला कि द स्क्वायर ऑन द ऑपोजिट साइड टू द ऑब्ट्यूज, अब इज इक्वल टू आगे क्या बोल रहे हैं? इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। बस यहाँ तक अभी रीड करें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपने उन साइड्स के स्क्वायर्स को सम करना है जो उस ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं। अब लुक एट द बोर्ड एंड ऑब्जर्व कि कौन सी ऑब्ट्यूज एंगल को वो साइड्स कंटेन कर रही हैं। दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी साइड इसको आपस में कवर कर रही है? एक साइड AB कर रही है और दूसरी साइड AC कर रही है। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो उसको AB साइड और AC साइड कंटेन कर रही है। तो यहाँ आप राइट डाउन करेंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला, द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the sides that containing the obtuse angle, so AB side and AC side contains the obtuse angle। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में यहाँ राइट डाउन करने लगी हूँ द स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ AC, क्योंकि साइड AB और साइड AC जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया टू प्रूव लिखते हुए? ये AB है। यस मैम। ओके, अब मैं स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ती हूँ। टुगेदर का मतलब ये हुआ कि अभी फिर हमने इसमें कुछ प्लस करने वाले हैं। टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द वन साइड। ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, बस ठीक है। टुगेदर के बाद हमें इतना भी पता चल गया, ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, ट्वाइस से पता चल गया कि 2 आएगा। द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ साइड्स। अच्छा, अब ऑब्जर्व करें कि रेक्टेंगल की जो साइड्स है, मतलब रेक्टेंगुलर जो शेप आपके पास बन रही है वो ये वाली साइड बना रही है ना, तो इट्स मीन आपने वन ऑफ साइड लेनी थी। तो मैं ये साइड को प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि इसमें तो प्रोजेक्शन है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर वाली साइड। तो मुझे ये वाली साइड नजर आ रही है B से लेके D तक। इसमें B से लेके D तक एक साइड ट्राइंगल की होनी चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि A से लेके B तक तो साइड होगी ट्राइंगल की। उन्होंने यही बोला था कि ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ साइड, तो वन ऑफ साइड आ गई ट्राइंगल की, दैट इज AB। तो मैं ये भी राइट डाउन कर देती हूँ क्योंकि स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना, तो इसे पूरा राइट डाउन करते हैं। एंड द प्रोजेक्शन कौन है और प्रोजेक्शन कौन सी साइड है? दैट इज AD। तो आप उसे राइट डाउन करेंगे मैयर AD। आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि कोई इतना डिफिकल्ट टू प्रूव नहीं था। इज इट क्लियर टू एवरीवन या रिपीट करूं? ये टू प्रूव आपका बन गया। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? मैम 2 से रिपीट करते हैं। पूरा रिपीट कर देती हूँ। समझ आप आंसर नहीं दे रहे तो आई थिंक यू स्टिल हैव सम कंफ्यूजन। और रयान तो बोल ही नहीं रहा। रयान में कोई एलियंस की फिलॉसफी तो नहीं समझा रही, मैथ्स का थ्योरम है, नहीं समझ आ रहा।
रयान स्पीक अप बेटा, नहीं समझ आ रहा? नो मैम नहीं समझ आया, एक बार रिपीट कर। तो बोलो ना, आप चुप करके बैठ जाते हैं। अच्छा नुमान आप बताएं। नोमान इज सेइंग दैट नो मैन, इट्स मीन नोमान को भी नहीं समझ आ रहा। ओके ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। थ्योरम से काफ़ी अरसे बाद आप लोग इन टच हुए हैं तो माइट भी इसलिए समझ नहीं आ रहा, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। मैं शुरू से रिपीट करूँ गिवन से, या फिर जस्ट टू प्रूव रिपीट करूँ? मुझे आइडिया बता दें तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग रिपीट करती हूँ। गर्ल्स बॉयज बता दें, शुरू से करूँ? कोई एक बोल दें येस और नो। स्टार्ट से करूँ गिवन से? कर दे मैम। अच्छा प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। जब आप अपने सामने बुक ज़रूर रखिएगा, थ्योरम बगैर बुक के नहीं मैं करवा सकती। मतलब आपके सामने स्टेटमेंट होगी, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आप मेरे वर्ड्स सुने, लेकिन आप जब देखेंगे ना अपनी बुक के साथ मैच करेंगे तो फिर आपको समझ आती जाएगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किस तरह से आप कैसे उसे इंटरप्रेट करेंगे आगे जाके। अच्छा मैं स्टेटमेंट से रीड करती हूँ और साथ साथ समझाती हूँ कि इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक तो मैंने ये आज हैंड्स फ्री चेंज किया ना, ये बार बार मेरे कान से निकल रहा है, बहुत ही अजीब है। ओके, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले यहाँ तक पार्ट रीड करो और अपनी बुक पे जरा केयरफुली देखो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आपके माइंड में फौरन उसका स्केच बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि वो 90 डिग्री से बड़ी होती है। तो आपकी वो जो शेप है ना वो कुछ इस तरह की ये स्लोपी टाइप इस साइड पे वो बनेगी ताकि वो 90 डिग्री से बड़ा शो हो। तो मैंने सबसे पहले ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी ए बी एंड सी, और उसका ऑब्ट्यूज एंगल जो कंसीडर किया दैट इज एंगल ए, और उसे माइंड में ड्रॉ भी किया कि दैट मस्ट बी लुक लाइक अ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हाँ ये 90 से बड़ा ही लग रहा था, तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दी। ये फर्स्ट स्टेप आपने किया और साथ बता दिया कि एंगल ए पे जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो गिवन में आपने पहला पॉइंट ये किया कि ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज मेजर एंगल बी ए सी, मींस ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने कहा था इसको पहले कर देते हैं फिर इसको बाद में तो ज्यादा अच्छा होगा। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। आप सोच रहे होंगे ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब आप पूरा थ्योरम, ऑफ कोर्स पहले थ्योरम करने से पहले आपने पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़नी होती है। तो जब आपने रीड आउट किया तो आपको यहाँ से थर्ड लाइन में ये वर्ड नजर आया कि टुगेदर विद द ट्राइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ साइड। जाहिर है वो तो खैर हम अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपने जब रेक्टेंगल का वर्ड पढ़ा तो आपके माइंड में क्लिक करना स्टार्ट हुआ कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो जो है वो परपेंडिकुलर की शेप शो करे, अदरवाइज तो फिर हम प्रूफ नहीं कर सकते, ताकि वो जो टू प्रूफ है उसको हम इजीली राइट डाउन करें। तो आपने क्या किया, आपने सेकंड स्टेप में ये किया कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर सी डी ऑन द साइड ए बी। ऑफ कोर्स आप सी से बाहर ही राइट जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाहर ही कर सकते हैं। अब सी से अंदर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो ही नहीं सकता क्योंकि परपेंडिकुलर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो आपने सी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डी ड्रॉ किया ऑन द साइड, आपने देखा कि ये साइड ए बी के है लेकिन आउटसाइड द ए बी है, नो इशू, परपेंडिकुलर आउटसाइड भी होते हैं। तो आपने यहाँ लिखा ड्रॉ परपेंडिकुलर। बेटा आप लोग पूरे वर्ड लिखिएगा परपेंडिकुलर, मैंने जस्ट इसका मैथमेटिकल सिंबल लिखा है। ड्रॉ परपेंडिकुलर मेजर सी डी ऑन द साइड ए बी। ए बी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड साथ एक वर्ड जो है वो ऐड किया कि प्रोड्यूस ए बी टू डी, यानी ए बी को डी तक आपस में प्रोड्यूस मीन्स उसको ज्वाइन करवा दिया और आपकी जो बी से लेके डी तक एक कंप्लीट साइड आपको शो होने लगी कि वो एक रेक्टेंगल की साइड बन रही है और एक साइड सी डी ये बन रही है। खैर ये आपने जो रेक्टेंगल वर्ड पढ़ा था उससे आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और बी को बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया। अब आपने साथ कहा कि ये जो ए डी पोर्शन है आउटसाइड द साइड ऑफ आउटसाइड द ट्राइंगल है, तो वो बेसिकली क्या चीज है, थर्ड पॉइंट में से ये लिखना है कि जो ए डी है दैट इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, यानी साया उसका, शेडो है उसका। ए सी, अब प्रोजेक्शन मैथ्स का वर्ड है ना, मैथ्स में प्रोजेक्शन को हम यूज करते हैं और इंग्लिश में तो हम शेडो बोलते हैं जो साया होता है उसको। तो ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। तो ये जो ए डी है वो ए सी का आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन है। ये आपने थर्ड पॉइंट राइट डाउन कर दिया।
एंड फोर्थ पॉइंट पे आपने जस्ट नेमिंग की। नेमिंग आप लोगों को पहले से याद है कि वर्टिक्स के सामने हम नेमिंग करते हैं। अगर ये वर्टिक्स ए है तो इसके सामने वाला जो साइड होगी इसका नेम हम स्मॉल ए रख लेते हैं। वर्टिक्स सी के सामने वाली की साइड का नाम स्मॉल सी रख देते हैं। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल बी रख लेते हैं। और ये क्योंकि हमने खुद प्रोड्यूस किए थे स्टेप 2 और 3 में, तो इसका नाम हम एक्स रख लेते हैं और इसका नाम हम एच रख लेते हैं। हाइट होती है ना परपेंडिकुलर बेसिकली, तो उसको मोस्टली एच ही रखते हैं, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। इसको आप अननोन है तो एक्स रखें, वाई रखें, प्रोजेक्शन है कोई भी नेम रख लें, नो इशू। ठीक है, ये आपने फोर्थ स्टेप में इसकी नेमिंग की। अब मुझे बताएं गिवन सबको क्लियर हुआ है या अभी भी इशू है? क्लियर है मैम। गुड, ठीक है, गुड। Clear है मैम। गिवन अगर आपको क्लियर हो गया, नाउ हम टू प्रूफ की तरफ जाते हैं। टू प्रूफ एक बहुत ही बड़ी आपकी स्टेटमेंट है। द स्क्वायर से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है ऑफ द अदर। उसको आपने टुकड़े टुकड़ों में रीड आउट करना है, तो फिर आपको समझ आता जाएगा कि हमने बेसिकली टू प्रूफ क्या करना है। तो पहले हम इसको हाफ पार्ट इसका रीड आउट करती हूँ और साथ बताती हूँ। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ तक रीड करें। The square on the side obtuse to the square on the side opposite to the obtuse angle। अब obtuse angle ये था, इसके opposite side कौन सी आ रही है? Side BC is the opposite side of obtuse angle। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब उन्होंने बोला कि इसका स्क्वायर लें, तो हमने ले लिया इसका स्क्वायर और साथ उन्होंने वर्ड ऐड किया इज इक्वल टू, तो फिर ठीक है हमने इज इक्वल टू का साइन डाल दिया। अब आगे वो ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द obtuse angle। अब हमने ये करना है कि जो वो साइड्स जो कि obtuse angle को कंटेन करी, यानी जिनके अंदर वो obtuse angle मौजूद है, उनके स्क्वायर्स को सम करना है। अब आपने देखा obtuse angle ए था और ये कौन सी दो साइड्स के अंदर है? एक साइड ए बी और दूसरी साइड ए सी, उसके अंदर मौजूद है ये। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों साइड्स का, उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ दैट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट साइड्स जो कि obtuse angle को कंटेन करी हैं। मीन्स आप लेने वाले हैं ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी यहाँ तो खैर चलो मैंने इस तरह लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इन दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर्स का सम कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गई आपको स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes मैम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना? द स्क्वायर्स आपने क्या लिया? सम ऑफ द स्क्वायर्स on the sides containing the obtuse angle। obtuse angle जिन साइड्स, जो साइड्स obtuse angle को कंटेन कर रही हैं, उनके स्क्वायर्स, उन साइड्स के स्क्वायर्स लेकर सम कर दिया। आगे अब वर्ड ऐड करें टुगेदर। टुगेदर से आपने बस एक वर्ड आपको पता चला, एक मैथमेटिकल सिंबल पता चला कि दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन पता चला। टुगेदर मीन्स ऐड करना है, तो आपने प्लस कर दिया। अब आगे वो कह रहे हैं विद द ट्वाइस। ट्वाइस से आपने पता चल गया कि यहाँ कोई टू लगाने वाले हैं हम लोग, विद द ट्वाइस। अब आगे ये वाली स्टेटमेंट पूरी पढ़े। द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड्स, मतलब ट्राइंगल की वो रेक्टेंगल की साइड जिसमें ट्राइंगल की एक साइड हो, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और उस साइड पर उस साइड पे दूसरी जो साइड है ट्राइंगल की उसका प्रोजेक्शन हो। तो आप देखें ट्राइंगल की तो यहाँ दो साइड है, एक है सी डी और दूसरी है बी डी। अब आप सी डी देखें, सी डी तो ट्राइंगल की कोई साइड ही नहीं है और ना ही सी डी जो है वो ट्राइंगल की किसी साइड का प्रोजेक्शन है। तो आपने तो रेक्टेंगल की वो साइड लेनी थी जिसमें ट्राइंगल की एक साइड भी मौजूद हो और उसमें ट्राइंगल की एक और साइड का प्रोजेक्शन मौजूद हो। तो आप देखें ये जो पूरी बी डी साइड है, इसके अंदर आपके पास ट्राइंगल की एक साइड भी मौजूद है दैट इज ए बी, और इसके अंदर आपके पास ट्राइंगल की एक साइड का प्रोजेक्शन भी मौजूद है ए डी। तो आपने यहाँ पे कह दिया टुगेदर 2 into measure AB into measure AD means together with the, आपके पास जो प्रूफ करना था, together with twice of the rectangle contained by one side and projection on it of other। This is the projection on of sides that is AC। तो AC का ये projection है is AD, तो आपने इसको write down कर लिया। Now is it clear to everyone? समझ में आया? यस मैम। गुड। अब आप जस्ट खैर प्रूफ इसका बहुत ही आसान सा है, क्योंकि आप सबको जो याद करवाऊँ रिकॉल करवाती हूँ, आपने
सॉरी चैप्टर नंबर 15 किया था ग्रेड 9 में, जो कि पाइथागोरस थ्योरम था। और पाइथागोरस थ्योरम मोस्टली स्टूडेंट्स के वो वाला चैप्टर जो था वो फेवरेट था। तो उसमें आपने ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर वाला जो फार्मूला यूज़ किया था, वो फार्मूला यूज़ करके आपने जस्ट प्रूफ करना है। इसका अगर गिवन और टू प्रूफ लिखना आ गया तो प्रूफ तो बहुत आसान सा है, जस्ट सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, मैं इसको पहले आपके अकॉर्डिंग टू ये जो नेमिंग हमने रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। बी सी का नेम हमने ए रखा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए बी का नेम आपने सी रखा हुआ है तो सी का स्क्वायर। ए सी का नेम आपने बी रखा हुआ है तो बी का स्क्वायर और +2। और ए बी का नेम आपने सी रखा हुआ है और ए डी का नाम आपने एक्स रखा हुआ है तो सी एक्स। तो ये आपके पास जो है सेकेंड और कर दें या दैट इज कर दें, जो भी आपको सुटेबल वर्ड लगता है। ये नेम्स के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन टू प्रूफ की बन गई है। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, बट हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स है। प्रूफ तो है इजी, मुश्किल नहीं है, बट टाइम कम है। क्या करें, करें या नहीं करें? अच्छा, आज आप ऐसा करें ना, टू प्रूफ तक इसे प्रैक्टिस भी करें और इसको आप खुद ज़बानी 1 to 2 टाइम, अगर आप क्लास में होते तो मैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग करके आपसे पूछ लेती कि आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं। मतलब 5 मिनट्स में आप लोग अब खुद करेंगे, इसको 2-3 दफ़ा ज़बानी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपको स्टेटमेंट से इसका गिवन और टू प्रूफ लिखना आ गया तो ठीक है। और प्रूफ जो है वो हम कल कर लेंगे और नेक्स्ट थ्योरम भी इसके साथ स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसका कन्वर्स है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड क्या पता चेंज होगा, वहाँ पे वर्ड टू प्रूफ में लिखा हुआ है टुगेदर, तो वहाँ आप लोगों को वहाँ पे लिखेंगे माइनस का वर्ड तो नहीं लिखेंगे, पहले मैं वर्ड भूल गई हूँ, क्या वर्ड था, हाँ डिमिनिश्ड, मीन्स आप उसके लिए यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन का वर्ड। ठीक है, तो यहाँ माइनस का वर्ड आ जाएगा और जो एब्ट्यूज था ना वो एक्यूट में चेंज हो जाएगा, तो ट्राइंगल की शेप इस तरह आ जाएगी। बस ये 2 डिफरेंस है नेक्स्ट थ्योरम में, और बाकी प्रूफ इसी तरह करने हैं, सेम, ईच एंड एवरी स्टेप सेम है। तो इसलिए हम ये कल के थ्योरम के साथ इसका प्रूफ कर लेंगे, नो इशू। तो आप लोग इसे आज प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है।